सबसे पहला क्वेश्चन, डेंटल फॉर्मूला कितना होता है? देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी तक आपने बता भी दिया होगा कितना होता है, 2123 अपॉन 2123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोमिट सेंटर कहां पे प्रेजेंट होता है? सेरिबेलम या पोन्स या मेडुला? जल्दी बताओ। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहां पे होता है? मेडुला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ सलाइवरी अमाइलेज 6.2, 6.8, 6.6, 7.2। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कितना? 6.8। देखो अब ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि स्टमक की शेप कैसी होती है, जे शेप या सी शेप। अब इसी के साथ ये ड्यूडेनम की शेप कंफ्यूज करती है, जे या सी। तो आप स्टमक की जब डायग्राम देखोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि स्टमक जे शेप होता है तो ड्यूडेनम क्या हुई? सी शेप। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वू एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन? वू एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन। और इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि वू एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन? वू एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन। तो देखो पेप्सिनोजन स्टमक में है तो इसको एक्टिवेट कौन करता है? HCl। और ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है कौन? एंटेरोकाइनेज। क्लियर है। ठीक है, ये पैंक्रियास से रिलीज होता है, ये स्टमक से रिलीज होता है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है चर्निंग मूवमेंट। देखो चर्निंग मूवमेंट कहां पे देखने को मिलती है? इसोफेगस में या स्टमक में या इंटेस्टाइन में? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कहां पे होती है? एनसीईआरटी में साफ साफ है, स्टमक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलस वर्सेस काइम। बोलस और काइम में क्या डिफरेंस है? देखो सिंपल है, जो मान लो हमने कोई भी फूड खाया तो हमारे टीथ और सलाइवा जो फूड का हाल कर देंगे वो है बोलस। और स्टमक में जाके, अब देखो यहां से फूड कहां जाएगा? इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा। तो स्टमक में जाके फूड का जो बन जाएगा उसको हम बोलते हैं क्या? काइम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं वो नेचर में कैसे हैं? प्रोटीन है या फैट है या प्रोटीन प्लस फैट है? तो काइलोमाइक्रोन्स प्रोटीन प्लस फैट है, इनको लाइपोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। लाइपो फैट के लिए और प्रोटीन ये। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, जो न्यूक्लियेज एंजाइम है, न्यूक्लियेज वो कहां से रिलीज होता है? स्टमक, पैंक्रियाज या इंटेस्टाइन? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पैंक्रियाज। देखो ये एंजाइम की कंफ्यूजन से बचने के लिए एक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल रहा हूं, उसको देख लेना। एंजाइम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन चारों सेल के बारे में बताओ। चीफ सेल, पेप्टिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल। एग्जाम में जाके पक्का कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी थी। तो ऐसे है, देखो चीफ और पेप्टिक एक ही बात है और ऑक्जेंटिक एंड पैराइटल दोनों एक ही बात है, इन्हीं के दो नाम है। क्लियर है। नेक्स्ट है सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, बाइल डक्ट। कौन सी डक्ट कहां से आती है? देखो गॉल ब्लैडर से आएगी सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से आएगी सिस्टिक डक्ट। और हेपेटिक वर्ड यूज होता है लीवर के लिए, तो लीवर से आएगी हेपेटिक डक्ट और दोनों मिलके जो डक्ट बना देंगे वो हो जाएगा बाइल डक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है वेट ऑफ लीवर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब इन तीन ऑप्शन में से आपको बताना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 1.2 to 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्कस एंटेरिकस, ये पैंक्रियाटिक जूस होता है या इंटेस्टाइनल जूस होता है? देखो जहां पे एंटेरो वर्ड आ जाए ना, एंटेरो मतलब वो इंटेस्टाइन के लिए यूज हुआ है, तो सक्कस एंटेरिकस क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस होता है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, लोकेशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड सोच के बताओ। एनसीईआरटी में आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी, सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम। लोकेशन ऑफ ब्रूनर ग्लैंड, सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पैंक्रियाज है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है या बोथ है? ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, पैंक्रियाज में एंडो और एक्सो दोनों पार्ट होते हैं, तो ये बोथ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो माल्टेज एंजाइम है वो पैंक्रियास से रिलीज होता है या इंटेस्टाइनल जूस में होता है? जो माल्टेज है वो पैंक्रियाटिक जूस में होता है या इंटेस्टाइनल जूस में होता है? तो माल्टेज एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में होता है। और डाइपेप्टाइडेज कहां होगा? पैंक्रियाटिक जूस में या इंटेस्टाइनल में? तो ये भी इंटेस्टाइनल में होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो पीडीएफ देख लेना, एंजाइम की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या होती है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पक्का गलत हो जाता है। देखो हेपेटिक लोब्यूल्स लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, लैरिंक्स या फेरिंक्स? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं? लैरिंक्स को या फेरिंक्स को? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, किसको? लैरिंक्स को। ठीक है। अब नेक्स्ट एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th सर्वाइकल या 5th थोरेसिक या 7th थोरेसिक या 7th सर्वाइकल। मतलब कौन से लेवल पे जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होती है? तो एनसीईआरटी में आप देख
देख लेना, साफ साफ लिखा हुआ है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ऑल ब्रोंकियोल्स सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स, यस या नो? तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है वो होती है अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स, मतलब सारे ब्रोंकियोल्स में नहीं होगी, मतलब इसका आंसर होगा नो, नहीं नहीं, है ना, अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स होती है ओनली, सारे ब्रोंकियोल्स में नहीं होती। नेक्स्ट है देखो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा तो उसको क्या बोल देंगे, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब बाइंड करेगा तो क्या बोल देंगे, देखो ये कार्बोक्सी और ये हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ये देखो इसका नाम देखो, कार्ब, कार्बन यहां से उठाना है, कार्ब ये अमीनो ये हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर है सारी कंफ्यूजन? नेक्स्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन जो है 97% ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी के द्वारा। देखो सिंपल सी बात है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कैरियर है ना, तो मेनली आरबीसी के द्वारा, और 3% प्लाज्मा, या इसको 3% बोलो, डिजोल्व फ्रॉम, डिजोल्व इन प्लाज्मा। और इधर अगर O2 के बाद CO2 की बात करें, CO2 ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें क्या होता है 70%, 23%, 7%। और इसकी मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी, ABCD, ABCD, A का मतलब कुछ भी नहीं है, B से बाइकार्बोनेट, C से कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और डी से डिसॉल्व्ड फॉर्म। डिसॉल्व्ड मतलब अपनी वही बताई थी ना, जो प्लाज्मा में होती है उसको बोलते हैं डिसॉल्व्ड फॉर्म। नेक्स्ट है देखो, पार्शियल प्रेशर, अगर आपसे पूछा जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर, तो कितना दिया हुआ है एनसीईआरटी में, 159। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन टिश्यू, कितना होता है 45 होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अल्वियोलाई में कितना होता है, 104 होता है, 96 होता है, तो 104 होता है। CO2 का पार्शियल प्रेशर इन अल्वियोलाई कितना होगा, 40 या 45, 40, ठीक है, टिश्यू में CO2 ज्यादा होगी 45, और अल्वियोलाई में कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, ये किसमें होता है, इंस्पिरेशन में या एक्सपायरेशन में? देखो एक्सपायरेशन में क्या होता है, ये रिलैक्स होंगी, और इंस्पिरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर है एक्सपायरेशन, ठीक है। अगर आपसे एकदम पूछ लिया जाए इंस्टेंट बताओ टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, IRV कितनी है, ERV कितनी है, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो इसकी ट्रिक मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बना रखी है, लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो इसका तो पंगा आप भूल ही जाओ, ये ट्रिक से आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो, फेवरेबल कंडीशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी होंगी, A या B? देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब एक बात तो क्लियर है कि ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन यहां लो PO2, यहां हाई PO2, हाई PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, तो ये होगा आंसर। पर इसमें थोड़ा सा आप और देख लो, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, CO2 कम होनी चाहिए। अब CO2 जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, एसिडिटी घट जाएगी, तो एसिडिटी जब कम होगी तो H+ आयंस की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है, और टेम्परेचर भी लो। तो ये इस तरीके से इनको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पे प्रेजेंट होता है, कहां पे, मेड्यूला में होता है, पोन्स में होता है, या सेरिबेलम में होता है? तो इसका डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। अब इसके साथ ही एक आपको कंफ्यूज करेगा कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहां पे प्रेजेंट होता है, तो न्यूमोटॉक्सिक याद रखना, P फॉर न्यूमोटॉक्सिक, P फॉर पोन्स, तो न्यूमोटॉक्सिक पोन्स में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेड्यूला। इसको वैसे ऐसे भी याद रख सकते हो, रम याद रख सकते हो, रम रम, ठीक है, रम, RM रम। नेक्स्ट है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेटरी रिदम रेगुलेशन, सिग्निफिकेंट रोल होता है या इनसिग्निफिकेंट होता है? इनसिग्निफिकेंट मतलब कोई खास रोल होता नहीं है ऑक्सीजन का रेस्पिरेटरी रिदम की रेगुलेशन में। तो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, तो सिग्निफिकेंट रोल किसका होता है? सिग्निफिकेंट रोल होता है किसका, CO2 का, CO2 का और H+ आयंस का, CO2 का और H+ आयंस का। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स, ये कौन सी बीमारी में होता है? अब इसी के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि अल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज्ड, तो दोनों के ऑप्शन है अस्थमा एंड इन्फाइसीमा। तो सिंपल सी बात है, इन्फ्लामेशन जब वर्ड लिखा जाए ना, इन्फ्लामेशन, तो आंसर जाएगा अस्थमा, अस्थमा, ठीक है। और इन्फाइसीमा का ऐसे याद रखना, देखो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विच डिजीज अकर्स ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, अस्थमा या इन्फाइसीमा। इसको ऐसे याद रखना, देखो जो सीमा थी ना, सीमा ने क्या किया, सिगरेट पी के दीवार में टक्कर मार दी, है ना, सिगरेट पी के दीवार में गाड़ी ठोक दी, उसको नशा हो गया तो दीवार टूट जाएगी। तो देखो सिगरेट स्मोकिंग और अल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज मतलब दीवार टूट गई, इनका आंसर क्या जाएगा, एम्फाइसीमा।
स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ब्लड की कंपोजिशन देखो, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितना होता है 55% और ब्लड सेल्स कितनी होती है 45%। अब टोटल प्लाज्मा की अगर बात करें, एनसीईआरटी में 2% और दी है कि टोटल प्लाज्मा में वाटर कितना होता है 90 to 92% और प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने होते हैं 6 to 8%। अब बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा प्लाज्मा में उसमें क्या हो जाएंगे मिनरल्स विनरल्स और ये सब, ठीक है। अब नेक्स्ट है देखो, ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन दिए हुए जो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, इनके ये फंक्शन है। अब आपको बताना है कि कौन से का कौन से वाला फंक्शन है। तो देखो फिब्रिनोजन तो नाम से ही लग रहा है, फिब्रिनोजन किस में आएगा, ब्लड क्लोटिंग में आएगा। अब ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, ये वाले दोनों, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, इसको ऐसे याद रखना, इसको ऐसे याद रखना, आलू याद रखना, आलू ALO आलू याद रखना, मतलब एल्ब्यूमिन हो जाएगा ऑस्मोटिक बैलेंस में और ग्लोबुलिन हो जाएगा डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस मैकेनिज्म में। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम। देखो सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स या प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है कि प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये नंबर बताना है, आरबीसी का कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का कितना, प्लेटलेट का कितना। ये तो ऑब्वियस है कि कौन से, ये किसमें होंगी, क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में होंगी। देखो आरबीसी सबसे ज्यादा होती है तो 5 से 5.5 मिलियन, है ना। फिर है प्लेटलेट, लाखों में होते हैं, बोलते हैं ना प्लेटलेट घट गई 1 लाख आ गई, 80,000 आ गई, तो ये लाखों में होती है, 1.5 से 3.5 लाख। और डब्ल्यूबीसी ये है 6,000 से 8,000। क्लियर है। अब डब्ल्यूबीसी को याद करने की ट्रिक है नीलिमा भाभी, नीलिमा भाभी, नीलिमा भाभी मतलब सबसे ज्यादा होगी न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल और बेसोफिल। एसिडोफिल का ही दूसरा नाम है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। क्लियर बात है। अब देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि थ्रोम्बोसाइट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट से बनती है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अगर आपसे एकदम पूछ लिया जाए कि इयोसिनोफिल और बेसोफिल का फंक्शन इनमें से बताओ कि किसका कौन सा फंक्शन है, ठीक है, तो इसको देखो ऐसे याद रखना है, जो बेसोफिल होता है, जो बेसोफिल होता है वो बिल्कुल बेसिक चीजें रिलीज करता है। बेसोफिल बिल्कुल बेसिक चीजें रिलीज करता है, जैसे हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन। और इयोसिनोफिल का दूसरा नाम अभी हमने किया था, क्या होता है, एसिडोफिल। तो ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट का फंक्शन होता है फेगोसिटिक और लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है इम्यून रिस्पॉन्स। तो अभी हमने सारी डब्ल्यूबीसी के फंक्शन कवर कर लिए हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो यूनिवर्सल, ये ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है ओ नेगेटिव और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्लियर है। अब देखो विच प्लेज रोल इन क्लोटिंग, इनमें से बताना है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो एनसीईआरटी में आप देखोगे तो डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है कि कैल्शियम प्लेज रोल इन क्लोटिंग, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है देखो लिम्फ जो है, लिम्फ वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है या टिश्यू फ्लूइड होता है, इन दोनों में से आपको बताना है। अब कईयों ने तो एक ऑप्शन छाट भी लिया होगा, पर आप एनसीईआरटी पढ़ो, दोनों एक ही बात है। लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड ये दोनों एक ही नाम है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो एक वर्ड आपने सुना होगा क्या, हार्ट बीट। हार्ट बीट, और हार्ट बीट क्या होता है, दिल का धड़कना। हमें पता है कि नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में दिल 72 टाइम्स नॉर्मली धड़कता है। अब एक सिंपल सी इक्वेशन बनेगी यहां पे कि 72 टाइम्स धड़कता है 60 सेकंड यानी 1 मिनट में। तो एक बार कितनी देर में धड़केगा 60/72, तो ये कितना आ जाएगा 0.8 सेकंड। और इसी 0.8 सेकंड को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। इतनी बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब देखो हमने अभी अभी किया कि कार्डियक साइकिल टोटल कितनी होती है 0.8 सेकंड की, तो वो 0.8 सेकंड कुछ इस तरीके से डिवाइड होते हैं, ठीक है। कंप्लीट डायस्टोल कितना 0.4 सेकंड, एट्रियल सिस्टोल कितना 0.1 सेकंड और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना 0.3 सेकंड। देखो सिस्टोल सिंपली होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल होता है क्या, रिलैक्सेशन। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिए कि एट्रियल सिस्टोल कितना था, टोटल में से कितना था 0.1 सेकंड, तो एट्रियल डायस्टोल कितना हो जाएगा, एट्रियल सिस्टोल अगर 0.1 है तो 0.8 में से 0.1 माइनस कर दो, एट्रियल डायस्टोल 0.7 है ना। और ऐसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना हो जाएगा, ये इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 0.5 सेकंड। कंप्लीट डायस्टोल है 0.4 सेकंड। क्लियर है।
अब एक वर्ड आता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 70 ml। अब ये क्या होता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब हार्ट जब एक बार स्ट्रोक मारेगा, मतलब जब हार्ट एक बार बीट करेगा तो इतना ब्लड हर वेंट्रिकल से निकलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, एक बार बीट करने पे इतना ब्लड हर वेंट्रिकल से निकलेगा, है ना। तो एक बार बीट करने पे कितना ब्लड निकल रहा है, 70 ml। और एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स। तो 72 टाइम्स बार बीट करने पे कितना ब्लड निकलेगा, 70 इंटू 72। तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 5 लीटर। और इसी 5 लीटर को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स किसमें किस टाइप का हार्ट है, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, तो देखो सिंपल सी बात है, फिश में होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, और एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में होता है 3 चैम्बर्ड, और मैमल्स में कैसा, 4 चैम्बर्ड। अब यहां पे क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, क्योंकि क्रोकोडाइल होता रेप्टाइल है, पर उसमें हार्ट कैसा होता है, मैमल्स की तरह 4 चैम्बर्ड। ठीक है, अब देखो अगर ईसीजी की बात करें तो उसमें क्या होती है, पी वेव होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। देखो सिंपल सा ऐसे इसको फ्लो में ही याद रखना, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, पी वेव क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और टी क्या है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, देखो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज और एंजाइना, इन दोनों डिजीज में क्या डिफरेंस है। देखो यहां पे वर्ड आ रहा है कोरोनरी, तो ऐसे याद रखना कि जो आर्टरी हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है ना, हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम वेल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है ल्यूमन, तो ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। ठीक है, और एंजाइना, दूसरी तरफ एंजाइना का मतलब क्या है, इसमें चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, जो हार्ट की मसल है ना, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, उनको कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। ठीक है, देखो जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे वो अमोनोटेलिक, जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे वो यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे वो यूरिकोटेलिक। देखो अब देखो सेकंड पॉइंट, अमोनिया रिलीज करने में सबसे ज्यादा पानी का वेस्ट होता है, और उससे कम इसमें, और सबसे कम पानी का वेस्ट होता है यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में। अब इससे हम सिंपली हिसाब लगा सकते हैं कि अमोनिया एक्सक्रीट करने में सबसे ज्यादा पानी का वेस्ट होता है, तो अमोनोटेलिक एनिमल कौन से होंगे, जो पानी में होंगे, है ना। जिनके आगे एक्वेटिक वर्ड आ गया वो सीधे डाल दो अमोनोटेलिक, एम्फीबियंस एक्वेटिक, एम्फीबियंस एक्वेटिक, इंसेक्ट, बोनी फिशेस, ऐसे ऐसे पूरा आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, और यूरियोटेलिक कौन से हो जाएंगे, जो लगभग जमीन पे रहते हैं, जैसे मैमल्स हैं जमीन पे रहते हैं, मैमल्स क्या है, यूरियोटेलिक, जैसे हम भी यूरियोटेलिक हैं। और मरीन फिश, अब यहां मरीन फिश, फिश से कंफ्यूज मत होना, आप क्या सोचोगे फिश है तो इसको अमोनोटेलिक में डाल देते हैं कि पानी में रहती है, तो मरीन वर्ड को ध्यान रखना है, मरीन फिश के पास पानी की कमी होती है। और क्या है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है। और यूरिकोटेलिक कौन से हो जाएंगे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि प्लेटीहेल्मिंथिस के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं या फ्लेम सेल्स होते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों ने सेकंड्स में आंसर दे भी दिया होगा, और जिन्होंने दिया है वो एक बार एनसीईआरटी पढ़े ढंग से, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल एक ही बात है, प्लेटीहेल्मिंथिस के ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, प्रॉन्स में, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, प्रॉन्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, इनमें से एक ऑप्शन बताओ। ये पिछले वाले की तरह झोल नहीं है, इनमें से एक ऑप्शन बताओ। तो अब फिर से बहुत लोगों ने एक ऑप्शन टिक मार दिया होगा, पर एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो किडनी के बारे में, देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, ये होता है, देखो ये दो क्या है, किडनी है, फिर किडनी से निकली क्या, यूरिटर निकली, यूरिटर कितनी हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, 2, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरिथ्रा। अब इन सारी चीजों को मिला के क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है पूरा, है ना। अब एनसीईआरटी में पोजीशन ऑफ किडनी लिखी हुई है, पोजीशन ऑफ किडनी, इसको ऐसे याद रखना, टीएल मतलब लास्ट थोरेसिक से लेके थर्ड नंबर तक का पोजीशन ऑफ किडनी है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ही जैसे किडनी के बारे में दिया हुआ है, देखो किडनी के दो पार्ट है, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट में क्या है, टफ कैप्सूल, और इनर पार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, कोर्टेक्स एंड मेड्यूला। अब मेड्यूला में क्या है, पिरामिड्स हैं, और पिरामिड्स प्रोजेक्ट करते हैं किनमें, कैलाइसिस में। सिंपल है, क्लियर है। अब देखो अगर यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, अब देखो यहां पे फिल्ट्रेशन की बात अगर हम करते हैं तो फिल्ट्रेशन में आपको ये फ्लो याद रखना है। देखो 5 लीटर ब्लड कितना है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट हमने देखा था ना, क्या होता है कि ईच वेंट्रिकल जितना ब्लड
पंप करता है 1 मिनट में, ठीक है। तो 1 मिनट में हर वेंट्रिकल ने 5 लीटर ब्लड पंप किया। अब 5 लीटर का लगभग 1/5 मतलब कितना 1100-1200 ml कार्डियक आउटपुट टोटल कितनी है 5 लीटर। अब इस 5 लीटर ब्लड में से क्या है लीवर में भी जाएगा, किडनी में भी जाएगा, अपने ब्रेन में भी जाएगा, हर जगह जाएगा। तो किडनी में जितना पहुंचेगा टोटल 5 लीटर में से वो कितना है 1100-1200 ml, इसको बोल देंगे रीनल ब्लड फ्लो। अब इस 1100-1200 ml जो अपनी किडनी के पास पहुंचा, इसमें क्या है हमें पता है कि टोटल ब्लड में 55% प्लाज्मा होती है। अब इसका 55% निकालेंगे तो 625 ml है ना। देखो ब्लड सेल्स तो फिल्टर होंगी नहीं, प्लाज्मा ही तो फिल्टर होगी, तो इसका 55% 625 ml मतलब इतने ml प्लाज्मा जो है वो किडनी पे पहुंची। अब इसकी 1/5 जो है वो फिल्टर हो जाएगी, इसकी 1/5 मतलब 125 ml फिल्टर हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। अगर हर मिनट देखो ये हर मिनट चल रहा है ना, अगर हर मिनट 125 ml फिल्ट्रेट बन रहा है तो पूरे दिन में यूरिन कितना बनेगा 180 लीटर यूरिन बनेगा पूरे दिन में। पर निकलता कितना है 1 से 1.5 लीटर, और उसका रीजन क्या है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। देखो अब ये देखो रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो एक एनसीईआरटी की लाइन है ये 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीअब्सॉर्ब्ड बाय पीसीटी, डीसीटी या लूप ऑफ हेनले। तो इसका आंसर सीधा सीधा है पीसीटी, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर, ये कौन करता है ये करता है डीसीटी। इसको ऐसे याद रखना डी फॉर, यहां डी आ रहा है ना कंडीशनल में, इसको डी से मैच करा देना, कंडीशनल और डीसीटी, ठीक है। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करें तो इसको सिंपली ऐसे याद रखना है, देखो पीसीटी, डीसीटी, सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट, कहां पे किसका ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, हरीश कुमार अमोनिया, और डीसीटी में भी क्या है हरीश कुमार अमोनिया। अब देखो यहां पे 3 लेटर थे, इसमें भी 3 थे, तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। अब सीडी में सिर्फ 2 लेटर है तो अमोनिया कट जाएगा, सिर्फ हरीश कुमार रह जाएगा, 1 2 1 2 है ना, 3 से 3 2 से 2, क्लियर है। अब एक बहुत फेमस सिस्टम होता है रास सिस्टम। रास सिस्टम एक्टिवेट कब होता है जब जीएफआर लो हो जाता है, तो जीएफआर को बढ़ाने के लिए ये एक्टिवेट होता है। इसमें होता क्या, आप देखो पूरा फ्लो में चलेंगे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज करती हैं रेनिन को। अब रेनिन क्या करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट करेगा, और एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजन 2 में। अब एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है कि एंजियोटेंसिनोजन कौन रिलीज करता है, तो लीवर रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन, है ना। अब एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है वो क्या है एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है ना, वैसोकंस्ट्रिक्टर है। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा बीपी बढ़ जाएगा और जीएफआर भी बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें जीएफआर बढ़ाना था। अब देखो यूरिन एक एडल्ट ह्यूमन में कितना निकलता है 1 से 1.5 लीटर पर डे। अब एक और ऐसा ही डाटा का क्वेश्चन है कि एवरेज यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे कितना 25 से 30 ग्राम। अब एक और डाटा रिलेटेड क्वेश्चन है कि लंग्स रिमूव CO2 कितनी CO2 200 ml पर मिनट, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यूरीमिया क्या होता है। यूरीमिया होता है यूरिया इन ब्लड, यूरिया इन ब्लड को बोलते हैं यूरीमिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखो मसल 3 टाइप की कौन सी, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल। अब देखो अगर स्ट्राइशंस की बात करें तो स्केलेटल मसल में स्ट्राइशंस प्रेजेंट, विसरल में अब्सेंट और कार्डियक में प्रेजेंट। और ये बात करें देखो स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होती है, विसरल मसल इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री मसल होती है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट ये है मसल, देखो ये पूरी है एक मसल। अब मसल के अंदर ये रेड कलर में क्या है मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर क्या है मसल फाइबर, क्लियर है। देखो एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल और एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 2 क्वेश्चन लगातार दे रहा हूं मैं, मसल बंडल वर्सेस फेसिकल, इसमें डिफरेंस बताओ, तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक ही बात है। और दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं देखो मसल फाइबर, ये था मसल फाइबर वर्सेस मसल सेल में डिफरेंस बताओ, तो इनमें भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। अब देखो ये एक सेल है, मसल फाइबर क्या है मसल सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है, हम जब नॉर्मली सेल पढ़ते हैं तो सेल के अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है, पर मसल के साइटोप्लाज्म को, मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम बोल देंगे सार्कोप्लाज्म। देखो मसल में हम पढ़ते हैं क्या सार्कोमियर, तो हर चीज के आगे सार्को लगा देना है, हर चीज के आगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोल देंगे सार्कोलेमा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल देंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर है। अब देखो ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर रखनी है। देखो लाइट बैंड को हम बोलते हैं आई बैंड, और आई क्या है इसमें आइसोट्रोपिक, आई फॉर आइसोट्रोपिक, और डार्क बैंड को हम बोलते हैं ए बैंड और ए फॉर एनआइसोट्रोपिक, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये देखते हैं एक्टिन कैसे बनता है। एक्टिन देखो ये मोती है, ये मोती जमीन पे बिखरे पड़े हुए हैं जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोबुलर एक्टिन।
अब हमने क्या किया, इन मोतियों को एक धागे में डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, ग्लोबुलर एक्टिन से क्या बन जाएगा, फिलामेंटस एक्टिन। अब ऐसे ऐसे दो फिलामेंटस एक्टिन को आपस में लपेट दें, कोयल कर ले, तो क्या बन जाएगा, एक्टिन। अब इस एक्टिन के ऊपर दो प्रोटीन और होते हैं, एक होता है ट्रोपोमायोसिन, एक होता है ट्रोपोनिन। ठीक है, अब एक्टिन के बाद बात करते हैं मायोसिन की। देखो मायोसिन किससे मिलकर बनता है, पॉलीमर है ये, किसका पॉलीमर है, मीरोमायोसिन का। अब मीरोमायोसिन में क्या होता है, हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन। ठीक है, मीरोमायोसिन में क्या क्या दो पार्ट होते हैं इसके, एक हैवी मीरोमायोसिन, एक लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन में दो चीजें होती हैं, क्या, एक तो होता है हेड और दूसरा होता है शॉर्ट आर्म। अब हेड पे दो साइट होती है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट। और लाइट मीरोमायोसिन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ होगी टेल। क्लियर है। देखो सार्कोमियर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सिर्फ एक्टिन ड्रॉ करते हैं, एक्टिन 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 एक्टिन। ठीक है, अब इन एक्टिन को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं, अब इन एक्टिन को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो सेम इधर भी तो, ये लाइन के उधर भी तो सेम होंगे, एक्टिन 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 एक्टिन, और सेम एक्टिन को ऐसे एक लाइन जोड़ेगी, और इधर भी सेम होगा, एक्टिन एक्टिन एक्टिन, है ना, और एक्टिन एक्टिन एक्टिन, और ये लाइन जोड़ेगी इन एक्टिन। क्लियर है। अब ये हमारे पास सिर्फ क्या है, एक्टिन तैयार है, और एक्टिन को हमने जोड़ा है एक लाइन के थ्रू। ठीक है, अब जो ये लाइन है जिससे हमने एक्टिन को जोड़ा है, इसको हम बोल रहे हैं जेड लाइन, इसको हम बोल रहे हैं जेड लाइन, और ये भी जेड लाइन। क्लियर है। अब क्या है, एक्टिन के बीच में हम बनाएंगे मायोसिन, एक्टिन के बीच में मायोसिन, एक्टिन के बीच में मायोसिन, एक्टिन के बीच में मायोसिन, मायोसिन मायोसिन मायोसिन। क्लियर है। अब देखो यहां हमारे पास क्या क्या बन गया है। सबसे पहली बात कि दो जेड लाइन के बीच में जो भी बना, उसको हम बोल रहे हैं एक सार्कोमियर। पहली बात क्लियर है, सार्कोमियर क्लियर है, क्या है, दो जेड लाइन के बीच। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या बना। देखो सबसे पहले ये जो जोन बना, ये जोन बना, इसको हमने बोला एच जोन, और ये पूरे मायोसिन को अगर ले लेते हैं, पूरे मायोसिन को ले लेते हैं, ये जो बना, ये बनेगा ए बैंड, इधर भी सेम बनेगा, है ना। पूरे मायोसिन को अगर ले लें तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए बैंड, और ये ए बैंड के बीच में जो बना, ए बैंड के बीच में ये बन गया क्या, आई बैंड, है ना। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा आई बैंड। ठीक है, अब यहां पे एक लाइन है, ये है मायोसिन। देखो ये ब्लू है हमारे पास मायोसिन, तो मायोसिन को बीच में से जो इंटरसेक्ट पूरा डाइसेक्ट करती है, वो लाइन है M4 मायोसिन, M4 M लाइन। ठीक है, M4 मायोसिन, M4 M लाइन। क्लियर है। अब देखो अगर बात करें ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्या शॉर्ट हो जाएगा, क्या बिल्कुल सेम रहेगा। देखो मां जो होती है, मां की फीलिंग हमेशा सेम रहती है, आप कुछ करो, आप फेल हो जाओ, पास हो जाओ, मां की फीलिंग हमेशा सेम रहती है। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो मां है, मां मतलब मायोसिन, एक्टिन और ए बैंड, वो बिल्कुल सेम रहेंगे, और सार्कोमियर और आई बैंड की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो आपसे पूछ लिया जाए ऑस्टियोपोरोसिस वर्सेस टिटैनी, अब आपको दो ऑप्शन दिए गए कि बताओ ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम कम हो रहा था या एस्ट्रोजन कम हो रहा था। सेम क्वेश्चन टिटैनी का है कि बताओ इनमें से क्या होगा, किसमें क्या जाएगा। अब देखो टिटैनी में हम पढ़ते हैं ना मसल की रैपिड स्पाज्म वाइल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन याद रखना टिटैनी के रिलेटेड, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का बहुत रोल होता है। तो टिटैनी किस वजह से होती है, कैल्शियम के कम होने की वजह से, और ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से, एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से। ठीक है, अब एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ मायोस्थेनिया ग्रेविस वर्सेस मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इन दोनों में से जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है और ऑटो इम्यून कौन सा है। ये कंफ्यूज हो जाता है। देखो इसमें क्या याद रखना है, इसमें माई वर्ड को पकड़ना है, माई मतलब मेरा, जो मेरी वजह से हुई है ना, जो खुद मेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से मतलब ऑटो, खुद मैंने किया है, ऑटो इम्यून डिसीज ये हो जाएगी, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये कोई इंसान है और इसके मैंने ये ब्लैक कलर के जॉइंट्स बनाए हैं, ये शोल्डर जॉइंट्स हैं, ये एल्बो जॉइंट्स हैं, और ये हिप जॉइंट है, और ये नी जॉइंट है। तो यहां एक कॉमन सेंस की बात चलती है कि जो जॉइंट, जिस टाइप का जॉइंट शोल्डर में होगा उसी टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होगा हिप में, और जिस टाइप का जॉइंट एल्बो में होगा उसी टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होगा कहां, नीज में, है ना। क्लियर है। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपने जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग करते हुए देखा होगा, आपने बॉल से याद आएगा बॉलिंग, तो जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करता है तो आपने देखा होगा उसका हाथ कहां से मूव करता है, उसका हाथ यहां से मूव करता है, शोल्डर जॉइंट से। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट में शोल्डर याद आ गया, तो जो शोल्डर में होगा वही होगा कहां, हिप में, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। बिल्कुल क्लियर है।
नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। देखो हिंज में हमें कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ हिंज का मतलब देखते हैं क्या होता है। देखो ये होता है हिंज, आपने दरवाजों में भी लगा हुआ देखा कैसे मुड़ता है, ये कैसे सीधा होता है, तो इसको देखते ही समझ आ जाएगा कि हिंज हिंज टाइप का जॉइंट कहां होना चाहिए, एल्बो और नी में। एल्बो और नी बिल्कुल हिंज के जैसे मुड़ते हैं, सीधे होते हैं, तो एल्बो और नी में हो गया हिंज जॉइंट, कुछ भी याद नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, ए से एटलस, ए से एक्सिस, पी से पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट कहां होगा, एटलस और एक्सिस के बीच में, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखो दो कार जहां भी होती है, देखो दो कार या रोड पे चल रही है या पार्किंग में खड़ी है, उन दोनों के बीच में गैप होना जरूरी है, नहीं तो आपस में टच होगी, मान लो रोड पे चल रही है, एक्सीडेंट हो जाएगा, पार्किंग में है स्क्रैच हो जाएंगे, तो दो कार के बीच में गैप होना जरूरी है। तो दो कार का मतलब है दो कार्पल्स के बीच में होगा जी फॉर गैप, जी फॉर ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्पल्स के बीच में होगा ग्लाइडिंग जॉइंट। अब लास्ट है सैडल जॉइंट। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, सैड सीएम, सैड मतलब उदास, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो है उदास है, सैड सीएम। तो सीएम अगर सैड है तो वो अपनी फीलिंग्स कैसे बताएगा, ऐसे थम्स डाउन करके, ऐसे थम्स डाउन करके। तो सैडल जॉइंट कहां होगा, सी फॉर कार्पल, एम फॉर मेटाकार्पल के बीच में। और कहां पे होता है ये थम्स डाउन से याद आएगा, थंब के कार्पल मेटाकार्पल के बीच में होगा सैडल जॉइंट, ठीक है। देखो इसमें दो क्वेश्चन है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। देखो पहला क्वेश्चन, जो हार्मोन्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं या नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो हार्मोन्स होते हैं वो इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं या इंट्रासेलुलर, तो ये भी एनसीईआरटी में एक ही लाइन में है दोनों कि हार्मोन्स इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये डायंसीफेलोन की कंफ्यूजन से कैसे बचना है, देखो ये पूरा है डायंसीफेलोन, ठीक है। अब डायंसीफेलोन के मिडल में क्या है, डायंसीफेलोन के मिडल में है थैलेमस, थैलेमस से ऊपर का पार्ट, देखो एपी को बोलते हैं हम ऊपर और हाइपो को बोलते हैं नीचे, तो थैलेमस से ऊपर होगा एपीथैलेमस और थैलेमस के नीचे होगा हाइपो मतलब नीचे हाइपोथैलेमस, और ये पूरा है डायंसीफेलोन। इस कंफ्यूजन से ऐसे बिल्कुल क्लियर रहना है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में जैसे जैसे लिखा हुआ है पूरा वैसे वैसे चार्ट है। देखो हाइपोथैलेमस के अंदर होती हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल, न्यूरोसिक्रेटरी सेल, यहां पे वाई गलती से भूल गया, न्यूरोसिक्रेटरी सेल। अब न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को बोलते हैं न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई क्या रिलीज करती हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन से, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये बात हो रही है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स की। अब हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो रिलीजिंग या इनहिबिटिंग। रिलीजिंग क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को, और इनहिबिट क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, देखो हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन के साथ कनेक्शन में होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ये याद रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ पोर्टल सर्कुलेशन और उधर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट है। अब देखो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक तो एडिनो हाइपोफिसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफिसिस। अब एडिनो हाइपोफिसिस में भी दो पार्ट हैं, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। अब पार्स डिस्टेलिस को ही हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरो हाइपोफिसिस का दूसरा नाम क्या हो सकता है, पार्स नर्वोसा। देखो नर्व वर्ड आ रहा है ना, नर्वोसा तो न्यूरो, ये कनेक्ट हो जाएगा, और न्यूरो हाइपोफिसिस को ही क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्लियर है। और एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ह्यूमंस में क्या है, ये दोनों लगभग आपस में मिल चुके हैं, ये दोनों लगभग आपस में मिल ही चुके हैं ह्यूमंस में, ठीक है। नेक्स्ट है देखो एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। अब पार्स इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ये कौन से हार्मोन रिलीज करती है, देखो यहां पे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। देखो ये जो हार्मोन होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये
हाइपोथैलेमस बनाता है, हाइपोथैलेमस इनको सिक्रीट करता है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो सिर्फ इनको स्टोर करती है और रिलीज करती है। बनाता कौन है, सिक्रीट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। क्लियर बात है, ये याद रखनी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड का इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। देख लो, देखो पीनियल ग्लैंड के साथ दिक्कत क्या होती है, हमें सिर्फ इसका एक ही फंक्शन याद रहता है, स्लीप वेक साइकिल। बाकी एनसीईआरटी में हम ध्यान ही नहीं देते कौन से लिखे हुए कौन से नहीं लिखे हुए। तो ये सारे फंक्शन पीनियल ग्लैंड के एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर है। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। देखो थायराइड ग्लैंड का ऐसे ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तो स्ट्रोमल टिश्यू और एक फॉलिकल्स। अब फॉलिकल्स में क्या होता है, फॉलिक्यूलर सेल्स। अब फॉलिक्यूलर सेल हार्मोन रिलीज करती है, कौन से, T3 T4। ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म को कैसे याद रखना है, देखो जीएमसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गोइटर, मिक्सेडिमा, क्रिटिनिज्म, है ना, ये हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारियां हैं। और हाइपर की एक ही लगभग याद रख लेना, ग्रेव और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि जो थाइमस है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम आता है या ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, है ना। कईयों ने बता भी दिया होगा, पर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखे हुए ये दोनों इम्यूनिटी में काम आते हैं, थाइमस के जो हार्मोन है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो पैंक्रियास को देखते हैं। देखो पैंक्रियास में क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। और एंडोक्राइन पार्ट में क्या होती है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। अब आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस में दो टाइप की सेल होती है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल। अल्फा सेल्स क्या रिलीज करती हैं, ग्लूकागोन, एंड बीटा सेल रिलीज करती हैं इंसुलिन। क्लियर है। अब एक हार्मोन होता है एएनएफ मतलब एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ये बीपी को बढ़ाता है या घटाता है। एनसीईआरटी में लाइन साफ साफ लिखी हुई है, बताओ, है ना। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बीपी को डिक्रीज करता है, बीपी को ये डिक्रीज करता है। अब देखो जीआईटी यानी समझ गए ना आप, जीआईटी क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन्स, जो मेजर हार्मोन है एनसीईआरटी में साफ साफ क्लियर चार दिए हुए हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, है ना, ये जीआईपी जिसको बोल सकते हैं। अब इनका एक एक का फंक्शन करेंगे, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। सबसे पहले है गैस्ट्रिन। देखो नाम से ही पता लग रहा है, गैस्ट्रिन से नाम से ही पता लग गया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करेगा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करेगा तो स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में स्टमक में क्या होते हैं, पेप्सिनोजन होता है, एचसीएल है, तो इनकी सिक्रीशन को ये बढ़ा देगा। सिंपल, कुछ याद ही नहीं करना, है ना, स्टमक याद रखना है गैस्ट्रिक से। ठीक है। अब नेक्स्ट हार्मोन है कौन सा, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है, पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करता है। एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है, सिक्रेटिन पैंक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट पे एक्ट करेगा और पैंक्रियास से क्या रिलीज करवाएगा, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है। अब एक हार्मोन है सीसीके मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन, ये क्या करेगा, ये पैंक्रियास पे भी एक्ट करेगा और गॉल ब्लैडर पे भी एक्ट करेगा। अब ये पैंक्रियास से क्या रिलीज करवाएगा, पैंक्रियाटिक जूस, और गॉल ब्लैडर से क्या रिलीज करवाएगा, बाइल जूस। ठीक है। अब लास्ट है ये जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब इसके नाम में ही लिखा हुआ है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, मतलब ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, कुछ याद ही नहीं किया। ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कोर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। अब ये कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, इनको सिंपल सी ट्रिक्स की हेल्प से कैसे याद करें। सबसे पहले बात करेंगे एड्रीनल कोर्टेक्स की। देखो एड्रीनल कोर्टेक्स में अपने को ये याद रखना है। अब यहां पे देखो जोना तीनों में कॉमन है, तो इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी की चीजों को कैसे याद करें, इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या बोलती है अपनी, देखो मयंक गांधी, एमजी मयंक गांधी की जीएफ यानी गर्लफ्रेंड, एमजी मयंक गांधी की गर्लफ्रेंड गोरी है, GORE। ठीक है। एमजी मयंक गांधी, GF गर्लफ्रेंड गोरी, GORE गोरी है, मयंक गांधी की गर्लफ्रेंड गोरी है। अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं। देखो एमजी मयंक गांधी, GF गर्लफ्रेंड गोरी है, मयंक गांधी की गर्लफ्रेंड गोरी है। देखो मिनरलोकोर्टिकोइड्स कहां से रिलीज होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कहां से रिलीज होते हैं, जोना फेसिकुलेटा। गुनेडोकोर्टिकोइड्स कहां से रिलीज होते हैं, जोना रेक्टिकुलरिस। तो ये तो हो गया अपना एड्रीनल कोर्टेक्स। अब बात करते हैं एड्रीनल मेडुला की। देखो इसको मैं ऐसे याद रखता था, मर्डर याद रखना है, मर्डर। अब मर्डर में देखो आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें दोनों वर्ड छुपे हुए हैं मर्डर में, मेडुला प्लस एड्रीनालिन, मर्डर, मेडुला प्लस एड्रीनालिन। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ये दोनों वर्ड आपको इसमें छुपे हुए मिलेंगे, मर्डर में मेडुला प्लस एड्रीनालिन। अब एड्रीनालिन यहां पे आ गया तो नॉन एड्रीनालिन तो अपने आप ही याद आ जाएगा। तो मेडुला के कौन से हार्मोन हो गए, एड्रीनालिन एंड नॉन एड्रीनालिन। कौन से हार्मोन का कैसा नेचर है, देखो जो एनसीईआरटी में कॉपी पेस्ट उसी को याद कराऊंगा, साथ में ये वाला पेज एनसीईआरटी का खोल के बैठ जाओ चाहे। ठीक है। देखो सबसे पहली ट्रिक,
पीएच को इक्वल रखना है पीएच की, पीएच को इक्वल करना है पीएच के। यहां पे देखो पीएच से क्या है, पी पेप्टाइड, पी पॉलीपेप्टाइड, पी प्रोटीन, एच से हार्मोन, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, और इधर इक्वल है पीएच के। इधर पी से क्या है, पैंक्रियाटिक एंड पिट्यूटरी। पैंक्रियाटिक में कौन से आ जाएंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, है ना, पैंक्रियाटिक हार्मोन एंड पिट्यूटरी हार्मोन, एंड इधर कौन से आ जाएंगे, एच से हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन कौन से हो गए, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पैंक्रियाटिक हार्मोन एंड पिट्यूटरी हार्मोन। पहली ट्रिक कवर। सेकंड देखो स्टीरॉइड्स कौन से हैं। देखो स्टीरॉइड्स जब हमें वर्ड सुनने को मिलता है तो ऐसा नहीं लगता कि हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। स्टीरॉइड जब हम सुनने को मिलता है तो ऐसा लगता है हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि ओल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ओल, ओन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ओल। तो स्टीरॉइड वर्ड सुनते ही याद आएगा कि जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जिस भी हार्मोन के नाम के पीछे फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट हो जाए तो वो डाल दो स्टीरॉइड में, जैसे ये कोर्टिजोल, एस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है। नेक्स्ट आयोडोथायरोनिन। देखो आयोडीन आ गया, थायरो आ गया, तो ये थायराइड हार्मोन ऑटोमेटिकली हो गया। लास्ट है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। इसमें देखो ए की प्रधानता है, ए है ना, ए से ए मैच कराना है, ए अमीनो एसिड हो गया एड्रीनालिन। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर दो टाइप का होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम फर्दर दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, सेरिब्रम, डाइंसिफेलोन एंड ओल्फैक्टरी लोब्स। अब डाइंसिफेलोन के अंदर होते हैं क्या, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और मिड ब्रेन की बात करें तो उसमें क्या होगा, सेरिब्रल एक्विडक्ट एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है, पीसीएम मतलब पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ओब्लोंगेटा। देखो न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं, यूनिपोलर, बायपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन कहां पे प्रेजेंट होंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और बायपोलर कहां पे प्रेजेंट होंगे, रेटिना ऑफ आई में, और मल्टीपोलर सेरिब्रल कोर्टेक्स। पूरा एनसीईआरटी है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो निजल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी में होते हैं, डेंड्राइट में होते हैं, एक्सोन में होते हैं। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है निजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे कहां पे, सेल बॉडी में, ठीक है। देखो एक ये नेक्स्ट, ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है अपने को कि माइलिनेटेड एक्सोन और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन, किसमें श्वॉन सेल होती है किसमें नहीं होती, माइलिन शीथ किसमें होती है किसमें नहीं होती। तो इनका सिंपली नाम देखो, देखो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, इसमें सीधा सीधा वर्ड आ रहा है माइलिन शीथ का, ना माइलिन का वर्ड आ रहा है। तो जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है वो हो जाएगा माइलिनेटेड, जिसमें एब्सेंट है वो हो जाएगा नॉन माइलिनेटेड। अब जब बात करें श्वॉन सेल की तो श्वॉन सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, हम यहां पे गलती करते हैं, ठीक है। श्वॉन सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है देखो टेस्ट वर्सेस स्मेल। अब टेस्ट के कौन से रिसेप्टर है, ओल्फैक्टरी है या गस्टेटरी है, और स्मेल के कौन से हैं। देखो सिंपली इसको ऐसे याद रखना, स्मेल का हमेशा ऐसे याद रखो, देखो फैक्ट्रियों से क्या आती है, स्मेल आती है, बहुत पोल्यूशन होता है ना तो स्मेल आती है। तो ओल्फैक्टरी कौन से होते हैं, स्मेल के। और टेस्ट के देखो इसमें गस्टेटरी वर्ड कहां से आया, गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए होता है, स्टमक के लिए। तो गैस्ट्रो स्टमक के लिए मतलब पेट से रिलेटेड है, तो टेस्ट है ना खाने से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो अगर बात करें हम नर्व इंपल्स के कंडक्शन की तो इसकी एक इजी एक्सप्लेनेशन की 4-5 मिनट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप देख लेना। और जिसको यहां पे शॉर्ट में मैं बता दूंगा कैसे होता है। देखो ये एक एक्सोन है, ये एक एक्सोन है, ठीक है। ये एक्सोन के अंदर का पार्ट, ये एक्सोन के बाहर का पार्ट। अब ये है एक्सोन की मेम्ब्रेन, ये एक्सोन की मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, देखो एक्सोन के बाहर होते हैं 3 सोडियम और एक्सोन के अंदर है 2 पोटेशियम। अब इससे क्या हुआ, देखो बाहर नेट कितना हो गया, 3 पॉजिटिव और अंदर कितना है 2 पॉजिटिव। नेट क्या हुआ, इससे बाहर नेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अंदर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गई, एक तरीके की पोलैरिटी बन गई, है ना। और ये जब की बात हो रही है जब कुछ भी नहीं हो रहा, कोई स्टिमुलस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, हम बेड पे बिल्कुल आराम से पड़े हैं, है ना। तो इस स्टेज को बोल देंगे हम पोलराइज्ड स्टेट, है ना। ये पोलैरिटी बन गई, पोलराइज्ड स्टेट। और पोटेंशियल को अगर हम मेजर करेंगे तो क्या आएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे उसको, कि हम रेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब क्या हुआ, मान लो यहां से स्टिमुलस आया, अब क्या होगा, इंपल्स का कंडक्शन होगा। तो उससे सिंपली होता क्या है, ये जो सोडियम है ना, सोडियम क्या होता है, अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अब सोडियम अंदर आएंगे तो क्या होगा, बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और उस स्टेज को हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, रेस्टिंग पोटेंशियल, और यहां पे क्या है, एक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? अब देखो आई की अगर लेयर्स की बात करें तो कौन सी होती है, स्क्लेरा सबसे आउटर, मिडल, कोरोइड, और सबसे इनर कौन सी, रेटिना, ठीक है। अब स्क्लेरा के बारे में एनसीईआरटी में क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें, और कोरोइड में क्या होते हैं, ब्लड वेसल होती है, यहां पे सेल्स नहीं वेसल आना था, ब्लड वेसल्स होती हैं, और रेटिना में क्या होता है, 3 टाइप की सेल होती है, ठीक है। अब रेटिना में 3 टाइप की सेल होती है, अब रेटिना को देखते हैं। रेटिना में हमने देखा 3 टाइप की सेल है, कौन सी, फोटो रिसेप्टर सेल्स, बायपोलर सेल्स, और गैंग्लियोनिक सेल। अब ये फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है ये अपने बहुत काम की है, इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये है फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब फोटो रिसेप्टर सेल्स में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक रोड्स, एक कोन्स। अब जो रोड्स है देखो, रोडोप्सिन रोड्स, ये नाम से ही क्लियर हो गया। जो रोड्स है वो किससे मिलकर बनी है, रोडोप्सिन एक प्रोटीन है उससे बनी है ना। रोडोप्सिन रोड्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रोड्स में होता है रोडोप्सिन। अब रोडोप्सिन के अंदर क्या होता है, देखो आर से पकड़ना है रेटिनोल, और ये लास्ट में इसके ऑप्शन ऑलरेडी आ रहा है, आर से रेटिनल, और ये लास्ट में आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। और रेटिनल क्या होता है, विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। क्लियर है ना, ये पूरा क्लियर कट है ना। फोटो रिसेप्टर सेल में क्या है, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स किससे मिलके बना है, रोडोप्सिन से, और रोडोप्सिन किससे मिलके बना है, रेटिनल एंड ऑप्सिन से, और रेटिनल जो है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव है, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो 2 चीजें होती हैं, ये हमें कंफ्यूज करती हैं, ब्लाइंड स्पॉट वर्सेस फोबिया। देखो ब्लाइंड मतलब बिल्कुल अंधा, मतलब इसमें रोड्स भी नहीं होंगे, इसमें कोन्स भी नहीं होंगे, और फोबिया में सिर्फ रोड्स नहीं होते पर कोन्स इसमें फोबिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं अगर एक लाइन बोलूं कि ब्लाइंड स्पॉट में फोटो रिसेप्टर सेल्स अब्सेंट हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन सी होती हैं, रोड्स या कोन्स, रोड्स एंड कोन्स, तो इसमें दोनों अब्सेंट है, तो बोल सकते हैं ना फोटो रिसेप्टर सेल इसमें अब्सेंट है। क्लियर है ना ये बात? और अब देखो नेक्स्ट, एक्वियस चैम्बर क्या होता है, स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, और दूसरी तरफ विट्रस चैम्बर क्या होता है, स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हमारे पास होता है ईयर पिन्ना एंड ईयर कैनाल, एंड मिडल ईयर में हमारे पास है ईयर ऑसिकल्स, जो कि कौन सी है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। और क्या क्या होता है, राउंड विंडो, ओवल विंडो एंड यूस्टेकियन ट्यूब। और इनर ईयर को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि ईयर की पूरी कंफ्यूजन, पूरी कहानी इसी पे टिकी हुई है। अब बात करते हैं इनर ईयर के बारे में। देखो एनसीईआरटी में इनर ईयर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है मैंने पूरा का पूरा इस चार्ट में चिपका दिया, पूरा का पूरा एक एक लाइन आप पढ़ के देख लेना, मैच हो जाएगी, ठीक है। देखो इनर ईयर के 2 फंक्शन होते हैं, हियरिंग एंड बैलेंसिंग, ठीक है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। जो हियरिंग है वो कौन परफॉर्म करता है, कोक्लिया, और जो बैलेंसिंग है वो कौन परफॉर्म करता है, वेस्टिबुलर अपरेटस। अब वेस्टिबुलर अपरेटस में 2 चीजें होती हैं, 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स एंड ऑटोलिथ ऑर्गन, ठीक है। वेस्टिबुलर अपरेटस में 2 चीजें होती है, 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स एंड ऑटोलिथ ऑर्गन। अब देखो जो 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं डायनामिक बैलेंस, डायनामिक मतलब मूवमेंट वाला बैलेंस, ठीक है। और ऑटोलिथ ऑर्गन परफॉर्म करता है स्टैटिक बैलेंस, मतलब बिल्कुल स्टैटिक, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, वो वाला बैलेंस। क्लियर है? अब देखो 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स का स्वोलन बेस होता है, वो क्या होता है, एम्पुला, और एम्पुला कंटेन्स, एम्पुला में क्या होता है, क्रिस्टा एम्पुलरिस, और क्रिस्टा एम्पुलरिस में क्या होता है, हेयर सेल्स, और हेयर सेल्स में होते हैं रिसेप्टर। इतना ये क्लियर है? अब इस पे आ जाते हैं। देखो ऑटोलिथ ऑर्गन में क्या होता है, ऑटोलिथ ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिकल, एंड सैक्यूल एंड यूट्रिकल में क्या होता है, ये कंटेन्स रिजिस, और रिजिस को हम क्या बोलते हैं, मैक्यूला, और मैक्यूला में होता है हेयर सेल्स, हेयर सेल में है रिसेप्टर। तो इतनी ये क्लियर है। और इधर अगर कोक्लिया की बात करें, तो अगर आप ये वाला एनसीईआरटी का डायग्राम ढंग से कर लेते हो तो आपका कोक्लिया क्लियर है। अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखना, एक एक लाइन आपकी इस चार्ट से पूरी मैच हो जाएगी।